Hello everyone. Today we are going to start another standards, that is SA 720. So guys, SA 720 deals with other information. तो देखते हैं गाइस स्टैंडर्ड क्या बोलता है। गाइस पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। गाइस किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की एक एनुअल रिपोर्ट होती है गाइस, शायद आपने सुना होगा। आप सब सीए फाइनल और सीए आईपीसीसी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो एनुअल रिपोर्ट में गाइस बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, जिनमें से कुछ मेन स्टेटमेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा होता है गाइस ऑडिट रिपोर्ट, थर्ड वन इज़ डायरेक्टर रिपोर्ट। और भी गाइस काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं इन तीन चीज़ों पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड डायरेक्टर रिपोर्ट। सो गाइस होता क्या है कि जब ये एनुअल रिपोर्ट आती है, ये एक बुकलेट की फॉर्म की तरह होती है। एक छोटी सी बुकलेट होती है ना गाइस, जैसे हमारी सप्लीमेंट्री होती है ना, वैसे ये बुक सी होती है। तो बुक के स्टार्टिंग पेजेस में कुछ चेयरमैन का, डायरेक्टर का कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है कि हमारा चेयरमैन इतनी इतनी कंपनियों में चेयरमैन है। और जैसे अमिताभ बच्चन जी, जैसे मेरे को शायद सहारा में वो चेयरमैन हैं, तो वहाँ पर उनकी अमिताभ बच्चन जी की पूरी डिटेल्ड उनकी बायो डिटेल दी जाती है, और उन्होंने क्या क्या प्राइज़ उनको मिले हैं। अगर किसी को नोबेल प्राइज़ मिला होता है तो वो भी लिखा होता है। इससे क्या होता है गाइस, कंपनी की एक इमेज बनती है कि हाँ भाई, इस कंपनी में इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं। गाइस होता क्या है कि जो सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन जी और भी कई जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, इनको कंपनीज़ में क्यों डायरेक्टर क्यों बनाते हैं? कभी आपने सोचा है गाइस क्यों बनाते हैं इनको डायरेक्टर्स? क्या ये वहाँ पे क्या अकाउंटेंट का इनको कोई काम आता होता है, या इनको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है? नहीं गाइस, इनको कुछ नहीं होता। लेकिन इनको सिर्फ इसीलिए बनाया जाता है एज ए ब्रांड एम्बेसडर। ये एज ए कंपनी में उसकी एक रेपुटेशन बनाने में काम करते हैं। तो ऐसी एनुअल रिपोर्टमेंट में अगर लिखा है, एनुअल रिपोर्टमेंट में अमिताभ बच्चन जी के बारे में कि इन्होंने नोबेल प्राइज़, ही इज़ ए नोबेल प्राइज़ विनर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में लिखी हुई हैं। तो गाइस ये होती है अदर इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। दिस इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड अदर इन्फॉर्मेशन। तो गाइस अभी हम अपने नोट्स के ऊपर एक बार ध्यान देंगे, उसके बाद फिर दोबारा हम एक बार आएंगे और अंडरस्टैंडिंग पूरी ऑब्टेन करेंगे। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है गाइस? What do you mean by other information? What do you mean by other information? तो गाइस देखते हैं अदर इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। अदर इन्फॉर्मेशन refers to financial and non-financial information other than financial statement and audit report, which is included in the document containing document containing financial statement and audit report, either by law or regulation, or custom.
तो ये हमने यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन देखी गाइस. नाउ मूविंग ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 says objective of ऑडिटर. हर ऐसे में हम ऑब्जेक्टिव देखते हुए आए हैं गाइस, हर ऐसे में. तो इसमें भी हम देखेंगे कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस ऐसे में. द ऑब्जेक्टिव इज टू रिस्पॉन्ड appropriately with the information containing in a document which include financial statements and audit report that could undermine the credibility of those financial statements and audit report. तो गाइस सेकंड क्वेश्चन देखा आपने ऑब्जेक्टिव में. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस कुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंड इट्स अ बिट लिटल लेंथी. क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 says steps involved in responding to other information. Steps involved in responding to other information. तो देखते हैं गाइस क्या बोलता है ये. द ऑडिटर shall read the annual report before the date of issuing audit report to know whether the other information containing in the annual report containing in the audit report is inconsistent or not. For this, auditor shall make an arrangement with the management of the company to examine the annual report before issuing audit report. ठीक है गाइस. तो इसके बाद देखते हैं if any inconsistency between other information and financial information if there is any inconsistency between other information and financial information. Case 1
केस 1 क्या बोलता है गाइस? मटेरियल inconsistency identified in other information obtained prior to date of audit report. तो देखते हैं गाइस, इसमें भी पहला पॉइंट आएगा, व्हेन रिवीजन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, when revision of audited financial statement is necessary and management refuse, then the auditor should modify his opinion. पॉइंट नंबर 1 देखा गाइस हमने, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2. Point number 2. If change in other information required, if change in other information required but management refuse, then OM para in audit report by auditor. फिर सेकेंड केस देखते हैं गाइस, केस नंबर 2, मटेरियल इनकंसिस्टेंसी found after the date of audit report. फर्स्ट केस में गाइस हमने देखा था बिफोर द डेट, प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. इसमें हम देख रहे हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. तो 2 केस इसमें भी बनेंगे. पहला केस क्या होगा, रिवीजन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड. सेकंड क्या होगा, रिवीजन ऑफ अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, बट मैनेजमेंट ने मना कर दिया. देन ऑडिट रिपोर्ट हमारी इशू हो चुकी है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैव टू टेक दिस केस एज SA 560 which deals with subsequent events. ये गाइस हम ऐसे जब 560 करेंगे तो वहाँ पर इसको कवर करेंगे. सो अभी अगर इस क्वेश्चन में भी अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आता है तो आपको सिर्फ ऐसे का नेम ही मेंशन करना है. फिर इसमें देखते हैं रिवीजन ऑफ अदर इंफॉर्मेशन में, रिवीजन ऑफ अदर इंफॉर्मेशन नेसेसरी बट मैनेजमेंट रिफ्यूज़, मैनेजमेंट ने मना कर दिया गाइस. तो क्या करेंगे, शैल कैरी आउट प्रोसीजर्स नेसेसरी in the circumstances
एंड नोटिफाई टू मैनेजमेंट। तो गाइस ये हमने केस 2 देखा। नाउ द लास्ट केस अब हम देखने वाले हैं, इसके बाद हमारा ये स्टैंडर्ड कंप्लीट होने वाला है गाइस। केस नंबर 3 में कहता है गाइस, मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, अगर कोई उसको ऐसा मिलता है तो डिस्कस विद मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्कस विद मैनेजमेंट। आफ्टर दैट व्हेन फॉलोइंग सच, अगर वो उसको डिस्कशन करने के बाद ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो शुड आस्क मैनेजमेंट to take an opinion or consultation from third party or legal counsel. Then auditor shall consider the advice he received. If still he finds that there is material misstatement, then he shall notify TCWG plus take any further action. तो एक बार फटाफट से गाइस इसको स्टैंडर्ड को देखते हैं। सबसे पहले गाइस हमने समझा था कि अदर इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, तो वो देखा था सबसे पहले हमने। फिर सेकंड पॉइंट में हमने देखा था गाइस कि व्हाट डू मीन बाय अदर, वही जो हमने यहाँ पे समझा था वही इसमें यहाँ पे हमने अपनी नोट्स में बनाया था। क्या होता है अदर इन्फॉर्मेशन? एनी अदर इन्फॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट विच इज़ इंक्लूडेड इन ए ऑडिट एनुअल रिपोर्ट विच इज़ इंक्लूडेड इन ए डॉक्यूमेंट। वो इसको ऐसे बोलता है, इनडायरेक्ट वे में बोलता है गाइस, देखेंगे। In a document containing financial statement and audit report, ऐसे डॉक्यूमेंट में जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट होती है, तो इस डॉक्यूमेंट को क्या नाम देते हैं? एनुअल रिपोर्ट। बट अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमें भी ऐसे इनडायरेक्ट वे में ही लिखना होगा इसको, ठीक है गाइस। फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अदर मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, अदर इन्फॉर्मेशन क्या होता है गाइस? जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं या ऑडिट रिपोर्ट है उसके अलावा कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन जो कि हो सकती है अमिताभ बच्चन जी के बारे में, वो क्योंकि वहाँ के डायरेक्टर हैं, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अमिताभ बच्चन जी ने नोबेल प्राइज़ विनर है, ही इज़ द नोबेल प्राइज़ विनर एंड ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ अवर कंपनी। सो ही वांट्स टू शो द पब्लिक दैट अमिताभ बच्चन जी इज़ ऑल्सो आवर ब्रांड एम्बेसडर। सो इससे क्या होता है गाइस, एक पब्लिक के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो गाइस ऑडिटर को चेक करना है कि वो जो इन्फॉर्मेशन अमिताभ बच्चन जी के बारे में लिखी हुई है वो ठीक है भी है या नहीं है। ये भी हो सकता है, और कुछ ये भी हो सकता है कि जैसे इनके बारे में कोई अदर इन्फॉर्मेशन दी हो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्टोरी हो। तो गाइस उस केस में भी हम आगे देखेंगे कि कैसे करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर देखा मीनिंग ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन। अब हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा गाइस? टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली विद द इंफॉर्मेशन कंटेनिंग इन ए डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट दैट कुड अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। तो गाइस वो कहता है कि वो जो जिस डॉक्यूमेंट में वो आप ये दोनों चीज़ें डाल रहे हो ना, आपको उसको अच्छी तरह से चेक करना है। बिकॉज हो क्या सकता है कि जिस डॉक्यूमेंट में ये दोनों चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ऑडिटर ने साइन करी हैं, ऑडिट रिपोर्ट, वो ऐसे डॉक्यूमेंट में है जिसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि गलत इन्फॉर्मेशन है। तो इससे क्या होगा, ऑडिटर के काम के ऊपर भी फ़र्क पड़ जाएगा। ऑडिटर को भी जो रिपोर्ट उसने इशू करी है उसको भी लोग देखेंगे कि देखो कैसा ऑडिटर है। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दे रखी है और एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इस बंदे ने नोबेल प्राइज़ जीता हुआ है, बट ये तो एक्चुअल में नोबेल प्राइज़ विनर है ही नहीं। तो गाइस इसलिए यहाँ पे क्रेडिबिलिटी होती है किसी
पर्टिकुलर हर पीपल की क्रेडिबिलिटी होती है, यानी कि उसकी मान लीजिए रेपुटेशन होती है, तो वो रेपुटेशन कहीं ना कहीं ख़राब होती है। तो ये सेकंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमने देखा। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या देखा, थर्ड क्वेश्चन में गाइस हमने फिर देखा स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्डिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं अदर इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए। ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले मैनेजमेंट के साथ एक अरेंजमेंट बनाएगा कि मेरे को ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले आप जो ऑडिट एनुअल रिपोर्ट जिसमें आप ये डॉक्यूमेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट डालने वाले हैं, ये ऑडिट एनुअल रिपोर्ट इसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मेरी ऑडिट रिपोर्ट डालने वाले हैं, पहले एक बार इसका लेआउट मेरे को दे दीजिए, ऑडिटर को दे दीजिए, ताकि मैं एक बार चेक कर लूँ इसको। ठीक है, वो क्यों चेक करना चाहता है वो हमने पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो उस केस में फिर क्या होता है गाइस, अगर कभी कभार तो ऑडिटर दे देता है, कभी कभार ऑडिटर मना भी कर सकता है, क्योंकि उसमें जो है मोस्टली चीज़ें जो एनुअल रिपोर्ट में कवर होती हैं वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमारी बुक्स क्लोज हो जाती हैं गाइस, बुक्स क्लोज इसका वर्ड ध्यान रखेंगे गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़ होता है कि जब बुक्स क्लोज हो जाती हैं तब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी एनुअल रिपोर्ट में आती हैं। तो इसलिए कभी कभार मैनेजमेंट को टाइम लग जाता है देने में। तो उस केस में क्या होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी रह गई है जो इनकंसिस्टेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारी से मैच नहीं कर रही, और या फिर उनको अमिताभ बच्चन जी को नोबेल प्राइज़ मिला ही नहीं, तो उस केस में कैसे रिजॉल्व करना है फिर वो बताया गया हमें। तो उस केसेस में भी दो केस बताए गए हैं। पहला केस बताया है कि हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर चुके हैं, इशू नहीं करी, अभी इशू नहीं करी फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, अगर हमारे को अपनी फाइनेंशियल ऑडिटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है। गाइस हुआ क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है हमारी और ये अदर इन्फॉर्मेशन है। अब इन दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी है, तो दो केस हो सकते हैं, या तो हमें इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा या इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में हम यही देख रहे हैं, पहला केस एक्चुअली केस नंबर 1 में पॉइंट नंबर 1 है कि हमें इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन मैनेजमेंट ने मना कर दिया, मैनेजमेंट ने हमें रिफ्यूज़ कर दिया। हम क्या करेंगे, मॉडिफाई ओपिनियन देंगे, क्योंकि अभी हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू ही नहीं की। तो गुड थिंग। फिर सेकंड पॉइंट इसमें क्या आता है कि अदर इन्फॉर्मेशन हमारे को मैनेजमेंट को बोलकर इसको चेंज करवाना है, मैनेजमेंट ने मना कर दिया। तो हम क्या करेंगे गाइस, OM पैरा इशू करेंगे। इसको अभी हम ऐसे जब 706 जब अपनी 700 वाली सीरीज़ करेंगे उस टाइम पे इसको कवर करेंगे कि EOM और OM पैरा में क्या फ़र्क होता है। तो अभी इसके ऊपर टेंशन नहीं लेने का। फिर उसके बाद क्या होगा गाइस, फिर सेकंड केस आता है कि ऑडिट रिपोर्ट हम इशू कर चुके हैं। तो उस केस में गाइस ऐसे 560 आएगा, वो हमें बताएगा कैसे डील करना होता है। सो इसके लिए भी टेंशन नहीं लेने का। फिर अदर इन्फॉर्मेशन अगर अमेंड करनी है तो ऑडिटर को यहाँ पर अपनी जजमेंट लगानी पड़ेगी, जो वो कर सकता है अपने बिहाफ पर वो उसे करना पड़ेगा, एडिशनल प्रोसीजर्स ऑब्टेन करने होंगे। तो इसी के साथ गाइस हमारा ये स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा गाइस, बहुत ही कंसाइज वे में और समराइज वे में मैंने इसको बताने की कोशिश करी है गाइस। सो गाइस एक बेटर तरीका क्या होगा, मैं बताता आ रहा हूँ अपनी पिछली भी जो एसेस हमने कवर करे हैं, आप मेरे साथ साथ अगर नोट्स राइट डाउन करेंगे तो गाइस एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये कंसाइज नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर वाइज नोट्स हैं गाइस। इन क्वेश्चंस में हमारे पास पेपर्स, प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन सभी कुछ इसमें कवर हो रहा है, जो 2-2, 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो गाइस बेटर रहेगा कि आप नोट्स मेरे साथ साथ मेंटेन करें, और कंसेप्ट तो आपको पता ही है, फिर हम साथ साथ समझ ही रहे हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई इशू नहीं आएगा। इसके साथ साथ आपको कोई शॉर्ट नोट नहीं बनाना, कोई लॉन्ग नोट नहीं बनाना, कोई चार्ट नहीं बनाना, जो हम कंटेंट कवर कर रहे हैं सफिशिएंट कंटेंट है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू गाइस।